श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर सड़क, हर मकान के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां सपनों की होती हैं तो कुछ डरावनी हकीकत। मई 2022 मेहरौली। एक छोटे से फ्लैट में दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसकी सच्चाई जब सामने आई तो पूरे देश की रूह कांप गई। एक मासूम लड़की जिसका कत्ल हुआ, लेकिन सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। नाम श्रद्धा वॉलकर। उम्र 27 साल। वो प्यार में थी, उसने भरोसा किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने उसे प्यार के नाम पर मौत दी। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक खौफनाक प्लान था, एक ऐसा जुर्म जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार नफरत में बदल गया? वो कौन से संकेत थे जो श्रद्धा देख नहीं पाए? और सबसे बड़ा सवाल, एक शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद भी कोई इतने महीनों तक कैसे नॉर्मल रह सकता है? ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों के नाम पर छिपे अंधेरे को उजागर करती है। आज हम उस सच्चाई की परतें खोलेंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस की पूरी दास्तान, शुरुआत से लेकर अंत तक। आफताब की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड। हर कहानी के पीछे एक किरदार होता है और इस केस में वो किरदार था एक ऐसा शख्स जो बाहर से तो सीधा सादा, एक मॉडर्न सोच रखने वाला इंसान दिखता था, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया कहीं और ही चल रही थी। उसके ज़हन में क्या चल रहा था ये शायद किसी ने नहीं सोचा था, यहाँ तक कि श्रद्धा ने भी नहीं। आफताब मिडिल क्लास परिवार का लड़का जो महाराष्ट्र के वसई इलाके से ताल्लुक रखता था। एक ऐसा लड़का जो बाहर से मिलनसार, खुशमिजाज और एडवेंचर पसंद दिखता था। सोशल मीडिया पर उसका प्रोफाइल ऐसा था कि कोई भी उसे एक आम युवा समझेगा जो घूमने फिरने का शौकीन है, फूड ब्लॉगिंग करता है और एक लिव इन रिलेशनशिप में है। लेकिन सोशल मीडिया की ये चमक दमक सिर्फ एक मुखौटा थी। आफताब का बैकग्राउंड और मानसिकता। आफताब की परवरिश एक साधारण मराठी मुस्लिम परिवार में हुई थी। स्कूल और कॉलेज में वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक अलग किस्म का बदलाव आने लगा। वह इंटरनेट की दुनिया में गहराई से उतर चुका था। डार्क वेब, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और वो सब कुछ जो एक इंसान की सोच को अंदर से बदल सकता है। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर नॉन वेज डिशेस का। वह कुकिंग करता था, फूड ब्लॉगिंग में रुचि रखता था, लेकिन उसके शौक के पीछे एक गहरा सच छिपा था। वह सिर्फ अच्छे खाने का शौकीन नहीं था बल्कि मांसाहार को लेकर उसकी सोच और भी जटिल थी। वह डेक्स्टर जैसी सीरीज और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में देखकर बड़ा हुआ था। ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि कहीं न कहीं उसकी सोच पर असर डाल रहा था। श्रद्धा और आफताब की पहली मुलाकात। अब कहानी में प्रवेश होता है श्रद्धा का, एक खुशमिजाज लड़की जो अपने परिवार की लाडली थी। श्रद्धा की सोच मॉडर्न थी, लेकिन वो रिश्तों में गहराई से जुड़ने वाली लड़की थी। जब उसने आफताब को डेट करना शुरू किया तो उसे लगा कि उसे अपनी पसंद का एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उससे प्यार करता है, जो उसके लिए परफेक्ट है। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। ये दौर ऐसा था जब दोनों युवा अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। श्रद्धा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, जबकि आफताब कभी कभी फ्रीलांसिंग करता था और फूड ब्लॉगिंग में एक्टिव था। पहली मुलाकात से ही आफताब ने एक आकर्षक, केयरिंग और सपोर्टिव बॉयफ्रेंड की छवि बनाई। श्रद्धा को उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास और उसका फ्री स्पिरिटेड नेचर पसंद आया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह सब एक बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत थी। आफताब के साथ कुछ महीने बिताने के बाद ही श्रद्धा को उसके गुस्से और पजेसिव नेचर का एहसास होने लगा। लेकिन प्यार में कई बार लोग चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही श्रद्धा ने भी किया। उसे लगा कि शायद ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रिश्ते में बढ़ता और लाल झंडे, रेड फ्लैग्स। श्रद्धा और आफताब की लव स्टोरी शुरू में एक परफेक्ट रोमांस लग रही थी। सोशल मीडिया पर उनके साथ में घूमने फिरने की तस्वीरें, रेस्तरां में खाने के रिव्यू और रोमांटिक पोस्ट देखकर किसी को भी लगता कि ये एक आइडियल कपल है। लेकिन जो चीजें बाहर से दिखती हैं वे हमेशा सच नहीं होती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, श्रद्धा को इस रिश्ते में कई दिक्कतें महसूस होने लगी। आफताब का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगा था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। लेकिन श्रद्धा को तब भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह सिर्फ मामूली झगड़े नहीं थे बल्कि एक खतरनाक संकेत थे। पहला बड़ा झगड़ा, श्रद्धा पर हाथ उठाना। 2020 की शुरुआत में जब दोनों मुंबई में थे तब उनके रिश्ते में पहली बार बड़ा झगड़ा हुआ।
आफताब का गुस्सा श्रद्धा के एक छोटे से सवाल पर भड़क उठा। गुस्से में आकर उसने श्रद्धा को मारा। पहली बार उस वक्त श्रद्धा सन्न रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। आफताब ने अगले ही पल माफी मांग ली। उसने रोकर गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे नहीं पता यार, मुझसे ये कैसे हो गया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। श्रद्धा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उसने सोचा कि शायद वो सच में पछता रहा है, शायद ये गलती थी, और प्यार में लोग एक दूसरे को मौका देते हैं, और उसने भी दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, आफताब का पजेसिव नेचर और श्रद्धा की तड़प। इसके बाद झगड़े बढ़ते चले गए। आफताब बहुत पजेसिव हो गया था। वो श्रद्धा को उसके दोस्तों से मिलने नहीं देता था। अगर श्रद्धा ऑफिस के किसी मेल कलीग से बात कर लेती तो आफताब उस पर शक करता। उसने श्रद्धा के फोन चेक करने शुरू कर दिए। 2021 तक श्रद्धा पूरी तरह इस जहरीले रिश्ते में फंस चुकी थी। कभी आफताब बहुत प्यार दिखाता तो कभी बेहद गुस्से में आकर चीजें तोड़फोड़ देता। उसने श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को मार लूंगा। ये सुनकर श्रद्धा डर जाती। वो एक इमोशनल लड़की थी। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसने सोचा कि शायद आफताब को मेरी जरूरत है, शायद मैं उसे बदल सकती हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि जो इंसान अंदर से इतना जहरीला हो चुका हो, उसे कोई नहीं बदल सकता। परिवार से दूर जाने की शुरुआत। श्रद्धा का परिवार, खासकर उसके माता पिता, इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि श्रद्धा आफताब के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन प्यार में अंधी श्रद्धा ने परिवार की बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार जब झगड़े बढ़ने लगे और श्रद्धा कभी कभी घर आकर रोने लगी, तो उसके पिता ने उसे साफ साफ कह दिया, ये लड़का सही नहीं है, तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन श्रद्धा ने वही गलती की जो कई लड़कियां कर बैठती हैं। उसने सोचा कि शायद उसका प्यार चीजें सुधार सकता है। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली और पूरी तरह आफताब के साथ रहने का फैसला कर लिया। 2022 की शुरुआत में उसने अपने माता पिता से आखिरी बार बात की। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और पूरी तरह आफताब के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि उसने अपने भाग्य का सबसे खतरनाक फैसला ले लिया था, लिव इन रिलेशनशिप और बढ़ता खौफ। श्रद्धा ने जब अपना घर छोड़ा, तब शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि वह खुद को मौत के रास्ते पर धकेल रही है। वह सोच रही थी कि एक नई शुरुआत होगी, कि आफताब के साथ उसका रिश्ता बेहतर होगा, कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह था कि आफताब की गिरफ्त और भी मजबूत होती जा रही थी। 2022 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। श्रद्धा को लगा कि शायद एक नई जगह पर, नए माहौल में उनका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन असल में यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ था। दिल्ली में नई शुरुआत या एक नया फंदा। दिल्ली में वे छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, नया घर, नई जगह, लेकिन आफताब की आदतें नहीं बदली। वह पहले की तरह ही गुस्सैल, पजेसिव और हिंसक बना रहा। अब श्रद्धा पूरी तरह से आफताब के कंट्रोल में थी। दिल्ली में उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका परिवार उससे कट चुका था, और आफताब ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। श्रद्धा के पास अब कोई नहीं था जिससे वह अपने दर्द को बांट सके। वह कई बार चाहती थी कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाए, लेकिन हर बार आफताब उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता। आफताब की हिंसा और श्रद्धा की बेबसी। दिल्ली में शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों बाद ही आफताब का असली रूप फिर से सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर श्रद्धा पर चिल्लाता, उसे धक्का देता, मारता पीटता। एक दिन जब श्रद्धा ने आफताब को उसके किसी और लड़की से चैटिंग करने पर टोक दिया, तो आफताब बुरी तरह भड़क गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा। श्रद्धा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आफताब पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह आफताब फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गया, प्यार से माफी मांगने, श्रद्धा को मनाने और उसे यकीन दिलाने की वह बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक चक्र था, पहले प्यार, फिर झगड़ा, फिर हिंसा और आखिर में माफी। श्रद्धा अब समझ चुकी थी कि आफताब कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सवाल ये था, क्या वह अब इस रिश्ते से बाहर निकल सकती थी, या फिर बहुत देर हो चुकी थी। मौत की आहट। श्रद्धा अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। वह जान चुकी थी कि आफताब के साथ रहना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
दिल्ली में आने के कुछ ही महीनों में आफताब की हिंसा बेकाबू हो गई थी। अब वह किसी बहस में नहीं उलझता था, सीधे हाथ उठा देता था। श्रद्धा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका वजन घटने लगा था, चेहरे की चमक खो गई थी और वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। श्रद्धा की आखिरी कोशिश। मई 2022 में श्रद्धा ने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया। उसने रोते हुए बताया कि आफताब उसे मार सकता है। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, श्रद्धा अब भी वक्त है, उसे छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। श्रद्धा ने फैसला कर लिया कि वह इस रिश्ते से बाहर निकलेगी। उसने आफताब से कहा कि वह अब और नहीं रह सकती, वह वापस मुंबई जाना चाहती है। लेकिन आफताब को यह बर्दाश्त नहीं था। वह श्रद्धा को किसी और के लिए छोड़ने नहीं दे सकता था। आखिरी झगड़ा 18 मई 2022। उस दिन रात को दोनों के बीच भीषण झगड़ा हुआ। श्रद्धा अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, मैं जा रही हूं। आफताब ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, फिर धमकाया, फिर गुस्से में सामान तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार श्रद्धा झुकी नहीं। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर अगले कुछ मिनटों में वह सब कुछ हुआ जिसकी श्रद्धा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक प्लानिंग जो पहले से दिमाग में थी। आफताब की हिंसा अब एक कदम आगे जा चुकी थी। यह सिर्फ गुस्से में उठाया कदम नहीं था, यह एक ऐसा अपराध था जिसकी प्लानिंग उसके दिमाग में पहले से थी। श्रद्धा का गला दबाया गया जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह बंद न हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आफताब के सामने अब श्रद्धा की लाश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आफताब को पता था कि अब उसे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा और इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह किसी भी सामान्य इंसान की सोच से परे था। खौफनाक प्लान। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आफताब के लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उसे पता था कि अगर लाश मिली तो वह फंस जाएगा। उसे इसे ठिकाने लगाना था, ऐसे कि किसी को शक भी न हो। आफताब ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। वह घबराया नहीं, रोया नहीं, न ही पछतावे के कोई निशान थे। इसके बजाय उसने अपने मोबाइल पर कुछ सर्च करना शुरू किया। डेड बॉडी डिस्पोजल, ह्यूमन बॉडी कटिंग टेक्निक, कैसे किसी मर्डर को परफेक्ट बनाया जाए। उसका दिमाग अब सिर्फ एक चीज पर काम कर रहा था, लाश को गायब करना। डेक्स्टर से मिली खौफनाक प्रेरणा। आफताब को अपराध छुपाने की तकनीक पहले से ही पता थी। वह साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर्स और वेब सीरीज का बहुत बड़ा फैन था। उसकी सबसे पसंदीदा सीरीज थी डेक्स्टर, जिसमें एक सीरियल किलर सफाई से अपने शिकार के टुकड़े करता और सबूत मिटा देता। इससे प्रेरित होकर आफताब ने भी वही रास्ता अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले लाश के टुकड़े करने का इंतजाम। लेकिन एक इंसानी शरीर को काटना इतना आसान नहीं था। इसके लिए तेज धार वाले औजारों की जरूरत थी। आफताब अगले दिन मार्केट गया। सीसीटीवी कैमरों की नज़र से बचते हुए उसने एक हैक्सॉ आरी, कुछ प्लास्टिक बैग और एक बड़ा फ्रिज खरीदा, वही फ्रिज जो आगे चलकर इस केस की सबसे बड़ी पहचान बना। वह घर लौटा और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े। रात का अंधेरा होते ही आफताब ने सबसे घिनौना काम शुरू किया। उसने श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काटा। ये काम एक दिन में नहीं हुआ, उसे कई घंटों तक मेहनत करनी पड़ी। एक एक टुकड़ा काटने के बाद वह उसे प्लास्टिक बैग में पैक करता गया और फ्रिज में रखता गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप उठे। लेकिन आफताब के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह बेहद ठंडे दिमाग से, बिना किसी घबराहट के इस खौफनाक प्लान को अंजाम दे रहा था। दिल्ली की सड़कों पर शिकार का बंटवारा। आफताब को पता था कि सिर्फ लाश के टुकड़े करने से काम नहीं बनेगा। अब उसे इन टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। अगले कई दिनों तक वह रोज रात को 2-3 बजे निकलता और श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगह फेंकता। कभी महरौली के जंगलों में, कभी यमुना किनारे और कभी दिल्ली के सुनसान इलाकों में। हर बार वह इतनी सफाई से काम करता कि कोई उसे पकड़ न सके। लेकिन एक गलती हुई और वही गलती उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। आफताब की सबसे बड़ी गलती। आफताब ने खुद को बेहद स्मार्ट समझ लिया था। वह सोच रहा था कि उसने सबूत मिटा दिए हैं कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन अपराध कितना भी परफेक्ट प्लान किया जाए, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। श्रद्धा के लापता होने के हफ्तों बाद उसके दोस्तों को शक होने लगा। उन्होंने उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल था, श्रद्धा कहाँ है। पिता को हुआ शक। पहली रिपोर्ट दर्ज। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर को जब ये पता चला कि उनकी बेटी महीनों से उनसे संपर्क में नहीं है, तो उनका दिल बैठ गया।
उन्होंने अपने रिश्तेदारों और श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ की और धीरे धीरे उन्हें सच्चाई समझ में आने लगी। विकास वॉकर दिल्ली पहुंचे और 8 नवंबर 2022 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने साफ कहा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। आफताब पर शक है। यहीं से केस ने मोड़ लेना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच, आफताब पर पहला शक। पुलिस ने जब आफताब को बुलाकर पूछताछ की तो उसने एक कहानी बना दी। श्रद्धा मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आफताब पर दबाव बनाया, उसके कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा चेक किए और फिर एक बड़ी गलती पकड़ में आए। श्रद्धा के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन। श्रद्धा के गायब होने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट से पैसों की निकासी हो रही थी। पुलिस ने जब ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया तो पता चला कि पैसे आफताब के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। यानी आफताब श्रद्धा की मौत के बाद भी उसके पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा का इंस्टाग्राम चालू क्यों था? सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि श्रद्धा के लापता होने के कई हफ्तों बाद तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव था। पुलिस को यह अजीब लगा। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को आफताब ही चला रहा था ताकि किसी को शक न हो। लेकिन वह ज्यादा दिन तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाया। आखिरकार आफताब ने कबूला सच। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और सबूत सामने रखे तो आफताब टूट गया। उसने धीरे धीरे श्रद्धा की हत्या का पूरा सच उगल दिया। उसने बताया, हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा और उसके 35 टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन आफताब को लगा था कि अभी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पर पुलिस के पास अभी एक और बड़ा दांव बाकी था। जंगल में बिखरे सबूत और आफताब की गिरफ्तारी। आफताब ने सोचा था कि उसने अपना जुर्म इतनी सफाई से छुपाया है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस का असली खेल अब शुरू हुआ था। जैसे ही आफताब ने अपना जुर्म कबूला, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबूत इकट्ठा करना। बिना ठोस सबूत के, सिर्फ कबूलनामे के आधार पर अदालत में केस मजबूत नहीं होता। सबसे पहले मेहरौली जंगल की छानबीन। आफताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंके थे, खासकर मेहरौली के जंगलों में। पुलिस की कई टीमें जंगल में गईं और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में उन्हें हड्डियों के टुकड़े मिले, छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें जानबूझकर अलग अलग जगह फेंका गया था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने इन टुकड़ों को इकट्ठा कर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। सबसे बड़ा सबूत, फ्रिज। जब पुलिस ने आफताब के फ्लैट की तलाशी ली तो वहां उन्हें सबसे चौंकाने वाला सबूत मिला, वह फ्रिज जिसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे गए थे। हालांकि आफताब ने इसे अच्छे से साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को ब्लड स्टेन्स, खून के निशान मिल गए। ये सबूत काफी थे आफताब के खिलाफ केस को मजबूत बनाने के लिए। आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट। आफताब को पुलिस हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कई बार वह अपने बयान बदलने लगा। इसलिए पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने का फैसला किया। इसके बाद उसे नार्को टेस्ट के लिए भी भेजा गया, जहां उसने श्रद्धा की हत्या और शव को ठिकाने लगाने की पूरी सच्चाई उगल दी। अब पुलिस के पास सब कुछ था, आफताब का कबूलनामा, जंगल में मिले हड्डियों के टुकड़े, फ्रिज से बरामद सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड। आफताब को अब ये समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। देश भर में गूंजा श्रद्धा हत्याकांड। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर श्रद्धा के लिए न्याय की मांग उठी और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? अब बस एक ही चीज बाकी थी, आफताब को उसके किए की सजा दिलवाना। क्या श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा? अदालत क्या फैसला सुनाएगी? इंसाफ की लड़ाई शुरू। अब आफताब पुलिस की गिरफ्त में था। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा चुके थे, कबूलनामा, जंगल में मिली हड्डियां, खून के धब्बे, फ्रिज, बैंक ट्रांजैक्शन और श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, अदालत में इंसाफ की लड़ाई। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, आखिरी सबूत। श्रद्धा के पिता और दोस्तों को अब भी उम्मीद थी कि पुलिस ऐसा कोई सबूत ढूंढे जिससे ये पक्का हो जाए कि मेहरौली जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। फॉरेंसिक जांच में हड्डियों के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया गया। पुलिस ने डीएनए मिलाने के लिए श्रद्धा के पिता से सैंपल लिया। कुछ ही दिनों बाद रिपोर्ट आ गई, ये हड्डियां श्रद्धा की ही हैं।
अब ये साफ हो गया था कि आफताब ने झूठ नहीं बोला था, उसने सच में श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। अदालत में आफताब एक ठंडा चेहरा। 26 नवंबर 2022 आफताब को पहली बार अदालत में पेश किया गया। भीड़ गुस्से में थी, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। हर कोई बस यही चाहता था कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जब आफताब को कोर्ट में लाया गया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह पूरी तरह शांत था, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। जज के सामने जब उससे पूछा गया कि क्या वह अपना जुर्म कबूल करता है, तो उसने कहा, हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा, लेकिन गुस्से में। मुकदमा और गवाहों की गवाही। अब केस अदालत में चल रहा था। पुलिस ने आफताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या आईपीसी 302 और सबूत मिटाने आईपीसी 201 के तहत आरोप लगाए गए। श्रद्धा के दोस्त, उसके पिता और कई जानने वाले गवाह बने। दोस्तों ने कोर्ट को बताया कि श्रद्धा ने पहले ही आफताब की हिंसा के बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने कोर्ट में सारे डिजिटल सबूत पेश किए, मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और श्रद्धा के सोशल मीडिया के फर्जी इस्तेमाल की जानकारी। फॉरेंसिक टीम ने डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। क्या आफताब को मिलेगी फांसी? अब सबकी नजरें अदालत पर थीं। लोग चाहते थे कि आफताब को फांसी की सजा मिले, लेकिन क्या कानून उसे मौत की सजा देगा या फिर उम्र कैद? क्या श्रद्धा को पूरा इंसाफ मिलेगा? अदालत का फैसला और इंसाफ की आखिरी कड़ी। अब तक पुलिस ने आफताब के खिलाफ सारे जरूरी सबूत अदालत में पेश कर दिए थे। केस लगातार सुर्खियों में बना रहा और पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आफताब को फांसी मिलेगी? आफताब की चाल, खुद को मासूम साबित करने की कोशिश। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, आफताब और उसके वकील ने एक नई चाल चली। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि श्रद्धा की हत्या गुस्से में हुई, ये प्लान किया हुआ मर्डर नहीं था। आफताब ने कहा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने किसी गुस्से के आवेश में ये कदम उठाया। लेकिन अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन ने उसके इस दावे को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, अगर यह गुस्से में हुआ मर्डर था तो आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े क्यों किए? मर्डर के बाद श्रद्धा के सोशल मीडिया से पोस्ट डालने की जरूरत क्यों पड़ी? पैसे निकालने और क्राइम छुपाने की प्लानिंग किसी गुस्से में उठाए गए कदम की निशानी नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। अदालत में अंतिम बहस, फांसी बनाम उम्र कैद। अब मामला सिर्फ यही था कि आफताब को फांसी दी जाए या उम्र कैद। अभियोजन पक्ष ने मांग की कि यह अपराध रेयर ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है और इसे सिर्फ फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आफताब को सुधार का मौका मिलना चाहिए और उसे उम्र कैद दी जानी चाहिए। अदालत का ऐतिहासिक फैसला। आखिरकार महीनों की सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने 2024 में अपना फैसला सुनाया। आफताब अमीन पूनावाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध सबसे क्रूर और निर्मम हत्या में से एक था और इसे लेकर कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। देश भर में प्रतिक्रिया, श्रद्धा को मिला इंसाफ। इस फैसले के बाद पूरे देश में संतोष की लहर थी। श्रद्धा के पिता ने कहा, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इस केस ने समाज के लिए कई सवाल भी छोड़ दिए। क्या प्यार के नाम पर हो रही हिंसा को लड़कियां पहचान पा रही हैं? क्यों श्रद्धा अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ पहले नहीं बोल पाए? क्या कानून ऐसे मामलों में पहले से हस्तक्षेप कर सकता है? श्रद्धा वॉकर केस की विरासत। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा को लेकर नए कानूनों पर चर्चा हुई। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और कानून को मजबूत करने की मांग उठी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर श्रद्धा कैंपेन चला। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये केस एक चेतावनी बन गया कि अगर किसी रिश्ते में हिंसा हो तो उसे अनदेखा करना जानलेवा हो सकता है। श्रद्धा की कहानी खत्म, लेकिन सबक हमेशा जिंदा रहेगा। एक सबक जो हमेशा याद रहेगा। श्रद्धा वॉकर का मामला सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया और समाज को आईना दिखाया। आफताब को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये केस कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया जिनके जवाब आज भी जरूरी हैं। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? अगर श्रद्धा समय रहते अपने रिश्ते में बढ़ती हिंसा को पहचान पाती और कानूनी मदद लेती तो शायद आज वह जिंदा होती। क्यों उसने बार बार आफताब को दूसरा मौका दिया? क्यों वो पुलिस या अपने परिवार से मदद नहीं मांग पाए? टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? इस केस ने दिखाया कि कैसे एक खराब रिश्ते में रहना, हिंसा को सहना और उसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
आज भी कई लोग भावनात्मक ब्लैकमेल, गाली गलौज और घरेलू हिंसा को सहते रहते हैं, ये सोचकर कि हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, बल्कि स्थिति और भी खराब हो जाती है। समाज और कानून में बदलाव की जरूरत। इस केस के बाद कई सवाल उठे। क्या लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा के लिए नए कानूनों की जरूरत है? क्या हिंसक रिश्तों से बाहर निकलने के लिए हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान बढ़ाने चाहिए? क्या पुलिस को ऐसे मामलों में जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए? श्रद्धा का नाम एक चेतावनी बन गया। आज जब भी कोई महिला या पुरुष हिंसक रिश्ते में होता है, तो ये केस उन्हें चेतावनी देता है। अगर किसी रिश्ते में बार बार हिंसा हो रही है, तो वहां प्यार नहीं, सिर्फ खतरा होता है। श्रद्धा वॉकर तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी हमेशा उन लोगों को सतर्क करेगी जो गलत रिश्तों में फंसे हैं। इंसाफ मिल गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी।